हेलो बेटा, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज अपन चैप्टर नंबर 2 के जो है तो क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। यानी कि आपका जो पदार्थ है, मैटर है, वो क्या है आपका। पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तथा उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसा सोना तांबा। यानी कि जो धातुएं होती हैं आपका क्या है, पदार्थ है, तत्व है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है तो एक ही प्रकार के, इसमें जो कण होते हैं सभी एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के होते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा कि समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। जो आपका समांगी मिश्रण है यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर है, विषमांगी मिश्रण यानी कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है। समांगी यानी आपको मतलब इससे होमोजीनियस से ही पता चलना चाहिए कि जिसमें पूरी तरह से कोई भी जो विलयन है, जिसमें पूरी तरह से विलय जो पदार्थ पूरी तरह से घुल जाए वो क्या है, आपका समांगी विलयन है। और जिसमें जो है तो पूरी तरह से विलयन ना घुल पाए वो क्या है, आपको मिश्रण है। मतलब कई कई चीज़ों का समूह जो है तो क्या कहलाता है, आपका मिश्रण कहलाता है। ठीक है। अब देखिए समांगी मिश्रण क्या है, इसका एक समान संगठन होता है। मतलब इसमें जो है तो ये पता नहीं चलेगा कौन सा विलेय है कौन सा विलायक है, सभी क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। विषमांगी मिश्रण क्या है, इसका एक समान संगठन नहीं होता है। विषमांगी मिश्रण में पता चलेगा कि मिक्सचर में क्या क्या मिलावट है। फिर सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, इसमें विभिन्न अवयवों के बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं यानी कि बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन नहीं है। किसमें, आपके होमोजीनियस मिक्सचर में। एग्जाम्पल के लिए क्या है, जल में चीनी। जैसे आप जल में चीनी घोल देंगे तो क्या उसमें पता चलता है कि इसमें चीनी है, वो तो नहीं पता चलता है, देख करके टेस्ट से पता चलता है। जल में नमक, एल्कोहल में जल, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर आदि, ये सब क्या है आपके, इनके उदाहरण एग्जाम्पल हैं समांगी मिश्रण के। अब विषमांगी मिश्रण में देखिए क्या है, इसमें विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं होती हैं। उदाहरण के लिए तेल में जल, चीनी तथा नमक, बालू, रेत तथा नमक आदि हैं। अब इसके जो है तो थर्ड पॉइंट देखिए समांगी मिश्रण का, इसके अवयवों को आसानी से देखना संभव नहीं है। किसके, होमोजीनियस मिक्सचर के। और जो आपको विषमांगी यानी कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसमें क्या है, इसके अवयवों को प्रायः देख सकते हैं। अब देखिए आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है तो पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 20 में जो दिया है कि उदाहरण के साथ समांगी विषमांगी के मिश्रण को विभेद यानी कि अंतर लिखिए। तो इसके जो क्वेश्चन है और ये समांगी और विषमांगी में अंतर है, दोनों का सेम आंसर है, यही चीज़ है। इसे आप अपने नोट कापी में नोट कर लीजिए। लेकिन आप लोगों को बेटा नोट्स ज़रूर बनाना है, ये नहीं हम की वीडियो देख रहे हैं नोट्स से नहीं। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब नोट्स बनाएंगे तो उससे क्या है, कोई हमको जो है तो एक तो पहले चैप्टर पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम अपन नोट्स बनाएंगे, थर्ड टाइम उसका रिवीजन करेंगे। इस तरह में क्या होता है, अपने को सब कुछ जो है तो थोड़ा दिमाग में बैठता है। नहीं तो क्या है, जैसे अपन वीडियो बस देख लिया और हाथ नहीं चलाएंगे, दिमाग नहीं चलाएंगे तो कुछ भी दिमाग में नहीं बैठेगा। जब पढ़ेंगे आप तो लगेगा कि हमें सब कुछ आता है, जैसे आप रख देंगे मोबाइल वैसे लगेगा हमें कुछ नहीं आता। इसीलिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। देखिए ये तीनों चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाई हूँ चैप्टर में, इसीलिए बोलती हूँ बेटा चैप्टर पहले पढ़ो, देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर करिए। अब देखिए क्या आपका विलयन सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, कोलाइड है। विलयन यानी कि एक समांगी मिश्रण होता है, और आपका जो सस्पेंशन और कोलाइड है दोनों क्या है, आपका विषमांगी मिश्रण है, हेट्रोजीनियस मिश्रण है। यह एक विषमांगी मिश्रण है। और कोलाइड क्या है, कोलाइड में दिखाई तो देगा कि समांगी मिश्रण है, परंतु वो समांगी नहीं होता, क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है कोलाइड आपका। सेकंड पॉइंट देखिए कि क्ले के कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है। ये व्यास में 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं। किसके, विलयन के। इसीलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते हैं, यहाँ तक कि शक्तिशाली माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखे जा सकते हैं विलयन के जो कण हैं। अब निलंबन सस्पेंशन के देखिए क्या है, विलय के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, इसमें 100 नैनोमीटर होते हैं। सोचिए उसमें क्या है कि 1 नैनोमीटर से भी कम, कितना, 10⁻⁹ मीटर से भी कम होते हैं। इसीलिए विलयन में क्या होते हैं, उसके कण नहीं दिखते हैं। और विलय के कण कितने हैं, इसमें निलंबन में सस्पेंशन में आपके 100 नैनोमीटर व्यास से भी बड़े हैं, इसीलिए इसे आसानी से देखा जा सकता है सस्पेंशन में। फिर देखिए आपके कोलाइड में क्या है, इसमें विलयन के कणों का आकार विलयन के कणों से बड़ा परंतु निलंबन के कणों से छोटा होता है।
कोलाइड के जो विलयन होते हैं तो विलय के जो कण है उससे बड़ा, और जो आपका सस्पेंशन होता है यानी कि निलंबन होता है उससे छोटा होता है। ये बात आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसके कण व्यास से 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। किसके कण? कोलाइड के कण। बेटा इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना है कि विलयन कितने नैनोमीटर का होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। सस्पेंशन आपका 100 नैनोमीटर होता है, और कोलाइड जो है तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। इसके कणों को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है, परंतु इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। किसको? कोलाइड को। अब थर्ड पॉइंट देखिए क्या है आपका, विलयन यह फिल्टर पेपर से गुजर जाएगा, क्योंकि जब आप देखिए आप पानी में क्या करेंगे, चीनी घोल दीजिए और उससे छानिए, तो क्या उससे चीनी अलग होगी? नहीं होगी। फिर क्या है आपका निलंबन, क्या है आपका, यह फिल्टर पेपर से नहीं गुजरता है। फिर आपका कोलाइड यह फिल्टर पेपर से गुजर जाता है, यानी कि विलयन और कोलाइड दोनों क्या है फिल्टर पेपर से गुजर जाएंगे। जो निलंबन सस्पेंशन है वो पेपर से नहीं गुजरेगा। फोर्थ पॉइंट देखिए, यह विलयन क्या है, यह स्थायी है तथा इसके विलेय पृथक नहीं होते। छानन विधि द्वारा विलेय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि विलेय के कण जो होते इतने छोटे होते हैं कि इन्हें जो है तो छान करके अलग नहीं किया जा सकता। इनके लिए जो तो दूसरे मेथड अपनाए जाएंगे। फिर निलंबन में देखिए, यह अस्थायी है तथा इसके कण कुछ समय बाद तली पर क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। छानन विधि द्वारा इनके कणों को मिश्रण से अलग कर सकते हैं, सस्पेंशन को। अब कोलाइड में देखिए क्या है फोर्थ पॉइंट, यह स्थायी विलयन है जिसमें विलेय पृथक नहीं होते, इसीलिए छानन विधि द्वारा विलेय के कणों को पृथक किया जा सकता है। मतलब इसको जो तो छानन विधि द्वारा क्या करेंगे, अलग किया जा सकता है। किसको? कोलाइड के विलयन को। अब देखिए विलयन का पांचवा पॉइंट क्या है कि इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है तथा यह टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। कौन? विलयन जो है। फिर इसके बाद सस्पेंशन में देखिए, निलंबन में देखिए क्या है कि इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है परंतु यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन होगा जब प्रकाश को आप गुजारेंगे उससे, जब एक टॉर्च से देखेंगे आप, जब जिस आप ग्लास में लेंगे पानी और उसमें से जो है तो क्या है लाइट जब गुजारेंगे तो क्या होगा, प्रकीर्णन तो दिखेगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, परंतु टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। और आपको कोलाइड में क्या है, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा यह टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है। 1 नंबर का क्वेश्चन कि टिंडल प्रभाव किसमें जो है तो उत्पन्न करता है, आपको दे देगा तीनों का कि विलयन, कोलाइड और आपका ये निलंबन, और एक दे देगा कि तीनों। तो आपको बताना पड़ेगा कि किसमें टिंडल प्रभाव दिखाता है, तो आपको कोलाइड में दिखाता है। आपको ना ही निलंबन में दिखाता है, ना ही विलयन में दिखाता है, ना इनमें से सभी है, ना इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता ज्ञात करें। अब देखिए इसके लिए आपको फार्मूला ध्यान रखना होगा कि विलयन की सांद्रता बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 होता है। तो विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 36 ग्राम दिया हुआ है। विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ, 100 ग्राम दिया हुआ है। अब जब दोनों को जब प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, विलयन बन जाएगा, क्योंकि जब विलायक में विलेय पदार्थ डालेंगे तभी तो विलयन बनेगा, और जो विलयन बनेगा तो दोनों पदार्थ की मात्रा लेंगे, जो विलायक है और प्लस विलेय है, तो कितना हो जाएगा, 136 ग्राम हो जाएगा। क्या है आपका, विलयन हो जाएगा। तो विलयन की सांद्रता कितनी है, देखिए तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, 36 है। विलयन का द्रव्यमान पूछेगा तो विलयन में विलेय प्लस विलायक बराबर क्या हो गया, विलयन कितना हो गया, 136 हो गया, इंटू क्या है परसेंटेज निकालना है तो 100 हो गया। अब 100 देखिए 100 का 36 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 36 से 100 हो जाएगा, यानी कि 3600 बटे कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। 136 का आप जो तो 36 से 100 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 26.4 ऐसे करके पॉइंट में आएगा। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, फार्मूला बुक एक बनाते जाइए और उसमें चैप्टर वाइज फार्मूला लिखते जाइए। अब देखिए आपके एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, पेट्रोल और मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल जो कि आपस में घुलनशील है के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है।
जब दो घुलनशील द्रवों के क्वथनांकों में अंतर 25 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक है तब इनके मिश्रण को आसवन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा, डिस्टिलेशन मेथड द्वारा पृथक या अलग किया जाता है। यानी कि इसको अंतर, जब देखिए पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, इन्हें आपस में जो मिल जाएंगे तो इनको किस प्रकार से अलग किया जाएगा, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत रहेगा। तो आपको याद रखना है आसवन विधि द्वारा इसे अलग करेंगे। अब कार्य विधि इसकी क्या है, तो देखिए मिश्रण पेट्रोल क्या है, पेट्रोल और मिट्टी का तेल है, एक आसवन फ्लास्क है। देखिए इस फ्लास्क में क्या है, दोनों का मिश्रण है, किसका, पेट्रोल और मिट्टी का तेल है। इसमें एक थर्मामीटर लगाइए, एक देखिए ऊपर क्या लगा हुआ, थर्मामीटर लगा हुआ। उपकरण को दिए गए 2.7 के अनुसार व्यवस्थित करिए। इधर देखिए पेट्रोल के लिए अलग जो है तो किस प्रकार से ये एक जार रखा हुआ इधर। अब मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें तथा सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें कि 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना है। इस चीज़ को ध्यान रखना। पेट्रोल वाष्पीकृत होकर तथा संघनक द्वारा संघनित होकर बाहर निकल जाता है तथा इसे बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है। देखिए इधर जो है तो किस प्रकार से पेट्रोल को इसमें एकत्रित किया जा रहा है, क्योंकि ये संघनन होकर क्या होता है, वाष्प बन के बाहर जा रहा है। एकत्रित कर लिया। आसवन फ्लास्क में मिट्टी का तेल शेष रह जाएगा और ये जो आसवन फ्लास्क है इसमें क्या रह जाएगा, मिट्टी का तेल रह जाएगा। तो आपको इसमें से जैसे ये पूछा कि किस प्रकार से आप, किस मेथड से आप इसको पेट्रोल और मिट्टी के तेल को अलग कर रहे हैं, तो आप इसमें क्या बताएंगे, आसवन विधि द्वारा जो है इसे अलग किया जाता है। आसवन फ्लास्क में मिट्टी का तेल शेष रह जाता है। सावधानी क्या रखना है कि पेट्रोल अति ज्वलनशील हाईली इन्फ्लेमेटिव है, तो क्या करना है, ये पदार्थ इसमें आसानी से आग लग जाती है। जब ये ज़्यादा ज्वलनशील है तो इसे क्या करेंगे, सावधानी बरतेंगे, क्योंकि नहीं तो आग लगने की संभावना रहेगी। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दें। अब इनको जो तो दही से मक्खन निकालेंगे तो कौन सी विधि के द्वारा, समुद्र के जल से जो तो नमक को सेपरेशन करने के लिए, नमक से कपूर को सेपरेशन करने के लिए क्या करना। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, दही से मक्खन निकालेंगे तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होगा, अपकेंद्रण विधि होगा। फिर दूसरा क्या है, समुद्र जल से जब नमक को बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें वाष्पीकरण, इवेपोरेशन होता है। तीसरा क्या है, ऊर्ध्वपातन, यानी कि नमक से कपूर को अलग करने के क्या है, ऊर्ध्वपातन, ये सब्लिमेशन अपन पढ़े हैं ना, उसके पहले ठोस द्रव गैस बनता तो किस प्रकार से, उसमें फिर ठोस से डायरेक्ट द्रव और ठोस से डायरेक्ट जो है तो वहाँ सॉलिड से जो है तो लिक्विड में, लिक्विड से जो है तो गैस में, और गैस से जब डायरेक्ट इधर ठोस में जाएगा, एक ठोस से उसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक में जब ठोस से जाता है गैस में तब क्या हो जाता है, आपका सब्लिमेशन हो जाता है, ऊर्ध्वपातन हो जाता है। और जब गैस से आपका किस में आता है, सॉलिड में, तो क्या होता है, निक्षेपण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए कि आपको चैप्टर नंबर 1 में ही ये चीज़ समझाया गया है। अब देखिए क्या है, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है। जो क्रिस्टलीकरण की विधि है तो इसको किस में यूज किया जाता है, मतलब इसमें से कौन सी चीज़ें शुद्ध की जाती है। तो क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से प्राप्त नमक में बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। जो अशुद्धियाँ होती हैं जिस सॉलिड में, ठोस पदार्थों में, उनको जो है तो दूर करने के लिए अशुद्धियों को किस विधि का उपयोग किया जाता है, क्रिस्टलीकरण। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सॉलिड रहते हैं, जो ठोस पदार्थ रहते हैं, उन्हें जो तक किस विधि से शुद्धिकरण किया जाता है, तो आप बताएंगे क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा जो है तो इसे शुद्ध किया जाता है। अब देखिए एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 27 में आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तन वर्गीकृत करें। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन ये है जिसमें जो पदार्थ है वो चेंज होकर कुछ न्यू सब्सटेंस बन जाता है, उसे क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन में जैसे पहले है वैसे बाद में भी रहे, वो क्या आपका भौतिक परिवर्तन। पेड़ों का काटना, अब पेड़ों को काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, जो तो भौतिक परिवर्तन होगा कि रासायनिक परिवर्तन, ये बताना। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन होगा। अलमारी में जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जल से उबालकर वाष्प बनाना क्या हो जाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन नहीं, फिजिकल चेंज हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा।
विद्युत तरंग का प्रवाहित होना और उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित होना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। जल में साधारण नमक का घुलना क्या हो जाएगा, ये आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। फलों से सलाद बनाना क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन लकड़ी और कागज के जलना ये क्या हो जाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अब पेड़ों को आप काट देंगे तो पेड़ों को काटना आपका क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि उसके लकड़ी चेंज नहीं हो जाएगी, जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा। इसलिए अब इसके आंसर देख लीजिए, भौतिक परिवर्तन में क्या क्या आपका है, रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या। भौतिक परिवर्तन में क्या है, पेड़ों को काटना है, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना है, फिर क्या है, जल का उबाल कर वाष्प बनाना है, जल में साधारण नमक का घुलना है, फलों से सलाद बनाना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, अलमारी में जंग लगना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, लकड़ी और कागज का जलना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इधर क्या बोला, अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। इनमें से जो शुद्ध पदार्थ है उन्हें जो अलग करना है बोला। शुद्ध पदार्थ में क्या होते हैं, आपके जो धातुएं होती हैं शुद्ध पदार्थ में तांबा है, सोना है, नमक है, चीनी है, आश्वित जल है, डिस्टिलाइड वाटर है, चांदी, लोहा, हीरा, एल्कोहल आदि ये क्या है, मिश्रण है। चांदी जो है, देखिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा, शुद्ध पदार्थ में क्या है, तांबा, सोना, नमक, चीनी है और आश्वित जल है, ठीक है ना, शुद्ध पदार्थ में। और आपका इधर चांदी, लोहा, हीरा, एल्कोहल आदि ये सब क्या है, शुद्ध पदार्थ हो गए, क्योंकि चांदी भी क्या है, धातु है, लोहा भी क्या है, धातु है, हीरा भी क्या है, हीरा क्या है, धातु है, एल्कोहल जो है, तो ये सब क्या है, शुद्ध हो गए। अब मिक्सचर में देखिए, मिक्सचर क्या है, नल का जल, दूध, वायु, स्टील, नमक का घोल, मिट्टी का तेल, आइसक्रीम, सोने से बने आभूषण। यानी कि जब शुद्ध सोना रहेगा तो आपका शुद्ध पदार्थ में आएगा, लेकिन जो आभूषण बन जाएगा तो किस में आ जाएगा, मिक्सचर में आ जाएगा, क्योंकि शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनता, उसमें कुछ न कुछ मिलावट करके बनाया जाता है, उसमें जो है तो तांबा मिलाया जाता है, पीतल, कांसा, ब्रास इत्यादि, ये सब क्या है, आपके मिश्रण के उदाहरण है। आई होप कि आपको ये बातें सब समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आती बेटा तो आपको कमेंट करना है, ऐसा नहीं, संकोच तो करना ही नहीं आता तो बिल्कुल बोल दीजिए कि आपने जो पढ़ाया हमें कुछ नहीं समझ में आया, हमको फिर से ये क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर ये आप डाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर क्लास बड़ी हो जाएगी, अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगी और आपको पढ़ने में भी, इसीलिए जो है तो अब इसको जो है नेक्स्ट पार्ट में इसे कंप्लीट कर लेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर है। और आज के लिए इतना ही। चलो बेटा, आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है, आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग हमारी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बेटा, क्योंकि हमें जो है तो अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है इससे। और आपको क्वेश्चन जो समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।